हेलो। आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में कि आखिर में आईएमएफ कौन सा इंस्टीट्यूशन है और वर्ल्ड बैंक कौन सा इंस्टीट्यूशन है कि और इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या क्यों इन दोनों का ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन है वो एक ही कॉन्फ्रेंस से ये निकली हुई है। मीन्स एक ही कॉन्फ्रेंस में इन दोनों इंस्टीट्यूशन का नींव रखा गया था। एक ही जगह पर इनका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, वॉशिंगटन में, लेकिन इसके बावजूद ये सेपरेट एक इंस्टीट्यूशन क्यों है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में कि आखिर में वर्ल्ड बैंक होता क्या है। तो सिंपली भाषा में आप समझिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो फाइनेंस करता है। किसका वो फाइनेंस करता है? तो एक कंट्री को फाइनेंस करता है, उसे एडवाइस करता है, उसे रिसर्च में हेल्प करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये डेवलप्ड कंट्री को करता है ऐसा हेल्प, नहीं। डेवलप्ड कंट्री को तो पैसा कोई ज़रूरत नहीं, उसको फाइनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी के जो मेंबर्स होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर्स होते हैं, उसी के चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो इसलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये फाइनेंस की, एडवाइस की, रिसर्च की ज़रूरत एक डेवलपिंग नेशंस को, इसलिए एक डेवलपिंग नेशंस को वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है। और ये जो बैंक है वो पूरी तरीक़ा से, इसका मतलब कि मुख्य उद्देश्य है, मेन एम है कि ये पॉवर्टी से लड़ाई लड़ सके, यानी गरीबी से लड़ाई लड़ सके और उसको कम से कम, मतलब इसका पूरी तरीक़ा से है कि पूरी दुनिया से जितना भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 5% तक लाकर रख देना है 2030 तक। इसका एम है वर्ल्ड बैंक का। और ये पूरी तरीक़ा से मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लोअर इनकम कंट्रीज़, जिसमें इंडिया आता है, ब्राज़ील आता है, ये सब मिडिल इनकम कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, ये सब देश आते हैं। तो इन सब की ये मदद करता है। उसके बाद से वर्ल्ड बैंक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की जो शुरुआत हुई थी वो एक साथ हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट यहाँ पर 1944 में यूएसए में हुआ था। तो इसके बाद ही इन दोनों जो कि इंस्टीट्यूशन था उनकी नींव रखी गई थी। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो है वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, बल्कि वर्ल्ड बैंक में भी काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसे हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बोलते हैं। इसे ऐसे कभी कभी आप न्यूज़ में देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक्स भी बोला जाता है, बैंक नहीं, बैंक्स। यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो लोन देता है, मतलब किसी कंट्री को वो फाइनेंस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री आया बोला कि मुझे पैसा दो, मुझे पैसा की ज़रूरत है और वो दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो देता है लेकिन लो इंटरेस्ट के साथ देता है। जैसे कि अगर आप किसी महाजन से पैसा लेंगे तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर देगा, मीन्स 5 रुपया सैकड़ा, 6 रुपया सैकड़ा। लेकिन अगर आप किसी बैंक से लेते तो बैंक आपको लो इंटरेस्ट बैंक से, और वो भी अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है, और सरकारी बैंक से तो कम इंटरेस्ट। तो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक जो फाइनेंस करता है गरीब कंट्रीज़ को, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, तो लो इंटरेस्ट पर देता है, और कभी कभी तो जीरो इंटरेस्ट पर क्रेडिट करता है, कभी कभी ग्रांट मीन्स दान दे देता है, बोलता है कि भाई ले जाओ और सुधार करो। जैसे कि किस कंट्री को ग्रांट देता है? जो कंट्री एकदम भूखमरी के शिकार है, कॉन्गो, बुरुंडी, रवांडा, इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कहता है कि भाई ले जाओ और इसे प्लीज़ भ्रष्टाचार मत करना और अपने लोगों में बांट दो, यानी गरीबी से ऊपर उठो, इसका काम है। और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, लो इनकम कंट्रीज जैसे इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो इनको लो इंटरेस्ट पर लोन देता है, बोलता है कि लो भाई पैसा लो, रोड बनाओ, डैम बनाओ और अपने आप को एक विकसित करो, अपने आप को विकास के राह पर और तेज़ी से बढ़ाओ। तो इसका काम यही है कि इसका काम है कि पूरी दुनिया में एजुकेशन को बढ़ावा देना, ग्लोबल एजुकेशन के लिए पैसा देता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी बनाना है और आप वर्ल्ड बैंक के सामने बोलें, कोई कंट्री बोले कि जैसे कि जिम्बाब्वे कंट्री को, तो जिम्बाब्वे बोला कि मुझे एक यूनिवर्सिटी बनाना है, मुझे पैसा दो, तो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक उसे पैसा देगा। हेल्थ केयर बहुत बड़ा, अगर एम्स टाइप का आपको हॉस्पिटल खोलना हो रवांडा को, और वो बोला कि वर्ल्ड बैंक प्लीज़ मुझे पैसा दो, तो उसे वो दे देगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भारत में अधिकतर आप देखेंगे कि हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। फिर से वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में भी फंड करता है बहुत सारे मोटरवे को। फिर से ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काफ़ी सारा अपना एडवाइजरी देता है। उसके बाद से जो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो पूरी तरीक़ा से टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, वो रिसर्च भी करता है, वो एक एनालिसिस भी करता है,
पूरी एक डाटा भी रिलीज करता है। तो इसके जो 5 ऑर्गन्स है वर्ल्ड बैंक के, तो उनमें है बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और फिर द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। द फर्स्ट टू समटाइम्स कलेक्टिवली रेफर टू एज द वर्ल्ड बैंक। जो पहला और दूसरा जो है बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसे IBRD और IDA, इन दोनों को कभी कभी एक ही बार कह दिया जाता है कि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, ये एक ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 1960 में जो कि इंडिया और पाकिस्तान में जो इंडर रिवर का जो पानी का जो एक डिस्प्यूट था कि जो सिंधु नदी आ रही है उसका पानी कौन लेगा, भारत लेगा या पाकिस्तान लेगा, तो इन दोनों का जो विवाद था, उन विवाद का निपटारा कोई किया, कोई अगर मीडिएशन किया, आर्बिट्रेशन किया, तो वो वर्ल्ड बैंक किया। और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि देखो भाई, 3 नदी भारत तुम ले लो और 3 नदी पाकिस्तान तुम ले लो। तो इस तरीक़ा से हुआ कि दोनों देश के बीच एक बहुत बड़ा विवाद सुलझ गया। तो ये एक एडवाइस का भी काम करता है। और जैसा कि अगर आप जी के जनरल नॉलेज के जानना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मेशन 1944 में हुआ था। फिर से इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, जो कि US का कैपिटल है। इसके मेंबर्स 189 हैं। और इसके की पीपल अभी कौन से प्रेसिडेंट है, तो डेविड मेलपास हैं। इसके MD इंडियन ओरिजिन के अंशुला कांत हैं एंड चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रिनहार्ट हैं। सो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में IMF भी बोलते हैं। तो देखिए, IMF का टोटल काम जो होता है, मेन उसका एम जो होता है, उसका मेन वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं होता है कि पैसा बांटना, कि डैम बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, रोड्स बनाओ, उसका ये काम नहीं होता। उसका काम होता है किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। वो कंट्री में ज़्यादा उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, एकदम ज़्यादा ऐसा नहीं कि 5 साल में भयंकर गरीबी आ जाए और एकदम वो वहाँ के लोग एकदम भूखमरी के शिकार हो जाएं, कुछ समझ ही नहीं आए वहाँ के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना आए। तो IMF ऐसा काम करता है। फिर से वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है, बोलता है कि भाई कोई भी 2 देश में इंटरनेशनल ट्रेड जरूर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो एक एनिमी कंट्री ही क्यों नहीं हो। उसके बाद से इसका भी मेन काम होता है IMF का भी, कि दुनिया में गरीबी कम से कम हो। उसके बाद से IMF जो होता है वो गेट कीपर का काम करता है। बोलता है कि देखो यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, क्योंकि इस सबको यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल करता है। तो बोलता है यूनाइटेड नेशंस कि देखो, अगर तुम्हें चाहिए रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें डैम बनाने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, देन तुम्हें वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगा। तो IMF एक गेट कीपर का काम करता है। IMF सारे कंट्रीज़ को स्कैन अच्छे से करता है, जो भी मेंबर बनना चाहते हैं उन कंट्री को स्कैन करता है, देन ये मुहर लगाता है। फिर वो लोग जाता है वर्ल्ड बैंक के पास, अपना नॉमिनेशन दाखिल करता है कि भाई हमें भी तुम्हारा मेंबर बनना है। तो वो बोलता है ओके ठीक है, अब उसके बाद वो मुहर लगाता है। तो ऐसा होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्ल्ड बैंक था वो पूरी तरीक़ा से वर्ल्ड बैंक का काम था कि रिकंस्ट्रक्शंस का काम कर। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा यूरोप बिखर चुका था, तो वर्ल्ड बैंक का काम था कि पूरे जो उसका कंस्ट्रक्शंस बैंक है, जो IBRD है, उसके तहत वो यूरोप में फाइनेंस करे पैसा, और यूरोप को फिर से एक अच्छा देश बनाए, फिर से वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, ब्रिजेस बनाए। सो इसका यही काम है। तो IMF भी बिल्कुल ब्रिटेन वुड्स से ही निकला हुआ है, ठीक है। और IMF जो था उसका मेन काम क्या था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना किसी भी कंट्री में। तो इसका जब 1944 में हुआ, जब 1945 से ये पूरी तरीक़े से काम करने लगा, तो इसका हुआ कि इसने उस समय US एक सुपर पावर था, US जीत कर निकला हुआ था, और जितनी भी जैसे सोवियत यूनियन भी जीता था, लेकिन उसका हालत खस्ता था। इंग्लैंड का हालत खस्ता था, फ्रांस का हालत खस्ता था, और इंडिया की तो कोई बात ही मत पूछिए, इंडिया बहुत ही बैकवर्ड था। चाइना भी काफ़ी हालत खस्ता था उसका, जापान हारा हुआ कंट्री था, तो उसको शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो US जो था वो एक यूनिपोली, बता सकते हैं कि यूनिपोलर एकदम से झंडा गाड़ दिया था फाइनेंशियल वर्ल्ड में, और बोला था कि देखो
डॉलर जो होगा अब वो गोल्ड के बराबर चलेगा। तो आईएमएफ बोला ओके ठीक है, इससे क्या होगा, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का नींव रखा जाएगा जिससे कि कहीं भी किसी भी देश में उथल पुथल नहीं आएगी। लेकिन अमेरिका में 1970s में वहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं रिचर्ड निक्सन साहब। तो रिचर्ड निक्सन साहब होते हैं, वो बोलते हैं नो नो नो, हमको गोल्ड से अपना अटैच नहीं करना है, गोल्ड से हमको अटैच नहीं करना है अपने डॉलर को। वो बोल दिया ऐसा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं चलेगा जिससे हमको घाटा हो रहा है। वो बोले कि नो, अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चलेगा। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो आज भी चल रहा है, इसीलिए अगर आप इंटरनेट में देखेंगे तो रुपी का वैल्यू कभी हाई होता है कभी लो होता है, यूरो का वैल्यू कभी लो होता है कभी हाई होता है, जापानीज़ येन, चाइनीज़ युआन, तो ये लोग का, तो उसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। आज बहुत ही कम देश है जिसके पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। पहले हमारा भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था 1991, लेकिन उसके बाद से जैसे ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, उसके बाद से हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स को अपना लिया। सो आईएमएफ जो होता है वो कैसे कंट्री को लोन देता है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। जो कंट्री पूरी तरीक़े से बीमार है, डिस्ट्रेस है, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, जो अपना लोन को नहीं चुका पा रहे हैं, जो उन पर विदेशी कर्ज है, या जो अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उससे वो पूरी तरीके से उस गैप को पूरा नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि आईएमएफ उन देशों का सहायता करता है जो बीमार है। आप नॉर्मल इससे समझ सकते हैं, जो बीमार आदमी है उसे सख्त दवा की ज़रूरत है, उसे बिल्कुल नहीं ज़रूरत है कि भाई हमें KFC जाना है, मैकडॉनल्ड्स में जाना है, बर्गर खाना है। तो बर्गर कौन खाता है, जो स्वस्थ होता है। मीन्स वर्ल्ड बैंक बर्गर खाने का पैसा देता है, फिर से KFC में जाने का पैसा देता है। लेकिन आईएमएफ जो होता है वो आदमी बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में है, बिल्कुल बीमार है, तो उसे जाता है आईएमएफ, बोलता है लो ये दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। तो आईएमएफ वैसे लोग, आईएमएफ एकदम बीमार लोगों का सहायता करता है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो एकदम स्वस्थ लोगों का सहायता करता है। वो बिल्कुल बीमार लोगों को बोलता है नो नो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो आईएमएफ जो होता है, आईएमएफ जब देखेगा कि सचमुच में तुम बीमार हो या दिखावा कर रहे हो, तो आईएमएफ इसके लिए डाटा लेता है, किसी भी कंट्री में जाता है और बोलता है कि आप सही डाटा हमें दीजिए। फिर से उस डाटा को वो रिलीज़ भी करता है हर साल। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बुक होता है, तो उसी के द्वारा वो पूरी दुनिया का इकॉनमी को बताता है कि पूरी दुनिया का इकॉनमी कैसा है, कितना ग्रोथ होगा, कितना नहीं होगा, क्या पॉजिटिव कारण है, ऐसा क्या निगेटिव कारण, हर कंट्री के बारे में बताता है। इंडिया के भी बारे में बताता है, जिससे बताता है कि अगर ऐसे कोई कंट्री अपना पॉलिसी अपनाए तो उसके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसके भी कुछ जनरल नॉलेज के बारे में मैं बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, इसके भी मेंबर 190 कंट्रीज़ है, अगर कोसोवो को लेते हैं तो वैसे 189 ही है। तो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिविना है। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट इंडियन ऑरिजिन और अमेरिकन सिटीजन गीता गोपीनाथ जी हैं। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस है। और ये चलता कैसे, आखिर में लोग देखता कैसे है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो देश ज़्यादा रिच होता है उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स होता है। सो थैंक्स, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।